महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाए खतरे के बादल जो है फिलहाल छटते नजर नहीं आ रहे हैं। राज्यपाल ने अब तक कैबिनेट ने जो सिफारिश की थी उद्धव ठाकरे की राज्यपाल कोटे के एमएलसी पद पर नियुक्ति को लेकर, उस पर राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार रात को राज्य की स्थिति को लेकर उन्हें अवगत कराया और बातचीत की है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार भी लगाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाए खतरे के बादल छट जाएंगे? क्या उन्हें किस तरह की कोई राहत मिलने वाली है, या कोई महाविकास आघाड़ी के पास इस मुसीबत से बचने के लिए कोई प्लान बी भी है? इस बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े। और महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति फिलहाल पैदा हुई है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है वो अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल 28 मई को बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 6 महीने उनके कार्यकाल को पूरे होने जा रहे हैं और संविधान के हिसाब से इन 6 महीने के भीतर उन्हें विधानमंडल के किसी न किसी इसका सदस्य होना जो है वो अनिवार्य होता है, विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो। लेकिन ऐसा अब तक उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए हैं। प्लान ये था कि अप्रैल महीने में जो विधान परिषद की 9 सीटें खाली होने वाली थी उसमें से किसी एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र और पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का संकट छाया है उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी तरह के चुनाव जो है वो अनिश्चित समय के लिए रद्द कर दी है। इसी की वजह से अब कैबिनेट ने एक प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल को भेजा है, क्योंकि राज्यपाल कोटे की 2 सीटें जो है अब भी खाली है। ऐसे में अगर राज्यपाल इन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर उद्धव ठाकरे की नियुक्ति करते हैं तो ये संकट जो है फिलहाल उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर जो मंडरा रहा है उससे बचा जा सकता है और वो विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2 बार सिफारिश करने के बाद भी अब तक राज्यपाल ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लिहाजा काफ़ी मुश्किल में जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार इस वक्त दिखाई दे रही है। क्या है महाविकास आघाड़ी का प्लान बी इस राजनीतिक संकट से बचने के लिए? जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक महाविकास आघाड़ी राज्यपाल के खिलाफ जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है और कोर्ट से विनती कर सकती है कि वो राज्यपाल को निर्देशित करे कि वो तय सीमा के अंदर अपना फैसला जो है इस विषय पर ले। इतना ही नहीं तो महाविकास आघाड़ी ये भी तैयारी कर रही है कि वो चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाते हुए उनसे विनती करे कि राज्य में जिस तरह का राजनीतिक संकट पैदा हुआ है उसे देखते हुए स्पेशल केस के तौर पर महाराष्ट्र की 9 विधान परिषद की जो सीट है उसके लिए चुनाव कराया जाए। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये भी कोशिश कर रही है बीजेपी और तमाम दूसरी पार्टियों से बात कर कि इन जो 9 सीटों के लिए चुनाव है वो बिन विरोध हो। जिस तरह से महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव बिन विरोध हुआ, किसी और ने जो 7 सीटें थी उन 7 सीटों के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं दिया, इसलिए चुनाव जो है पूरी तरीके से बिन विरोध हुआ। इसी तरह से ये चुनाव भी विधान परिषद का बिन विरोध हो और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात जिसकी वजह से कोरोना संकट की वजह से चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव जो है सभी तरह के चुनाव जो है अनिश्चित समय के लिए टाल दिए, उसका भी ख्याल रख के विधान परिषद का चुनाव जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह की गुहार जो है वो चुनाव आयोग को पत्र देकर महाविकास आघाड़ी करने जा रही है। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने महाविकास आघाड़ी के इस पत्र पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया तो हो सकता है कि कोर्ट में भी जाकर महाविकास आघाड़ी कोर्ट से दरखास्त करे कि वो चुनाव आयोग को इस मामले में किसी न किसी तरह की कोई सूचना दे और जिस तरह का राजनीतिक संकट फिलहाल महाराष्ट्र में छाया हुआ है उसे दूर करने की कोशिश करे। लेकिन राज्यपाल का रोल क्या है इसे भी ज़रा समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला जो है वो बनता जा रहा है, संवैधानिक मामला ज़्यादा नज़र आ रहा है। आर्टिकल 171(5) में ये बताया है कि गवर्नर स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें लिटरेचर, विज्ञान, कला, सहकारिता क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे बतौर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी काम करते रहे हैं, लेकिन उनको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यानी फोटोग्राफी का जो क्षेत्र है वो कला के क्षेत्र में नहीं आता, पूरी तरीके से प्रोफेशनल क्षेत्र है। तो इसे लेकर
सवाल उठ सकते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1961 में अपने एक फैसले में कहा था कि जो सोशल सर्विस है वो राजनीतिक क्षेत्र में आती है, लिहाजा इस मामले में पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे जो है फिट बैठते हैं, इसलिए उन्हें नॉमिनेट जो है वो राज्यपाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो आर्टिकल संविधान का 163(a) में साफ लिखा है कि राज्यपाल को हर हाल में कैबिनेट ने जो सिफारिश की है वो मानना अनिवार्य होगा। लेकिन आर्टिकल 162 के तहत ये कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव मैटर्स जो है वो राज्यपाल को कैबिनेट की सिफारिश उनको माननी होती है, लेकिन नियुक्ति का जो मामला है, नॉमिनेशन का जो मामला है वो एग्जीक्यूटिव मैटर्स में नहीं आता। और यही वजह है कि राज्यपाल को इस तरह से उन पर दबाव बनाना कि कैबिनेट का ये सिफारिश है आपको मानना होगा, शायद राज्यपाल इसे माने नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव मैटर्स में नॉमिनेशन का विषय जो है वो नहीं आता। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति जो है वो राज्य में देखने को मिल रही है। एक संवैधानिक पेच जो है वो महाराष्ट्र में फिलहाल इस कोरोना संकट के बीच खड़ा होता दिखाई दे रहा है। 28 मई को अगर उद्धव ठाकरे को राहत नहीं मिली तो क्या होगा, इसे लेकर भी कई तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। मुख्य तौर पर इस सूरत में उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उनका इस्तीफा पूरे कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है, लिहाजा सरकार जो है यहाँ पर गिर सकती है। फिर से महाविकास आघाड़ी को अपना विधायक दल का नेता जो है वो चुनना होगा, और फिर वे राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। इस सूरत में क्या शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा या एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा, इसे लेकर भी लगातार चर्चा का दौर जो है वो वरिष्ठ नेताओं के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी प्लान बी के तहत जो है बातचीत चल रही है कि अगर 28 मई तक किस तरह की कोई राहत नहीं मिली, अगर संविधान का पेच फंसा रहा तो क्या होगा। तो ऐसे में सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे, ये 3 लोगों के नाम शिवसेना की ओर से सामने आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन एनसीपी के एक धड़े को ये लगता है कि अजीत पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री का पदभार जो है स्वीकारना चाहिए, महाविकास आघाड़ी विधायक दल के नेता के तौर पर उन्हें चुना जाना चाहिए, और जब पूरी तरीके से कोरोना संकट का काल खत्म हो जाएगा तब वापस उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री जो है बनाया जाना चाहिए। लेकिन एनसीपी के एक धड़े को ये लगता है कि जिस तरह का संकट फिलहाल महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है, एक तरफ कोरोना का संकट है और दूसरा ये राजनीतिक संकट, और महाविकास आघाड़ी को अगर एक संग रखना है, एक साथ रखना है, तो शरद पवार जो है वो एक सही चॉइस होंगी और शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है अभी दोनों पार्टियों के बीच में चल रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अपने आप को इस चर्चा से अलग रखा है। वे सिर्फ यही जो हमको कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पार्टी केवल सरकार में बना रहना चाहती है, मुख्यमंत्री कौन होगा इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर इस तरह की परिस्थिति जो है देखने को मिल रही है। इस बीच खबर ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे ने मंगलवार देर रात को बात की और महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीतिक संकट पैदा हुए उससे उन्हें अवगत कराने की कोशिश की और मदद की गुहार भी लगाई है। लेकिन एक बात इससे जो मोटा मोटी सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से ये बात को मीडिया में लाया गया है उससे तो ये साफ पता लगता है कि अंदर खाने बात जो है वो नहीं बन पा रही है। इसलिए मीडिया के जरिए और जनता के जरिए अब दबाव बनाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हो, राज्यपाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब पर दबाव बनाने की कोशिश का जो रास्ता है वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है अख्तियार करती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर अगर समझे तो फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पेच में अटका हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि जब कोर्ट में महाविकास आघाड़ी जाती है वहाँ पर क्या किस तरह के कोई निर्देश आते हैं, और दूसरा चुनाव आयोग को जिस तरह से दरखास्त महाविकास आघाड़ी ने करने की कोशिश की है उस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है।